नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश की राजनीति में इस समय कई स्तरों पर बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं। एक बदलाव कांग्रेस पार्टी के भीतर भी हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में जो आपको दिख रहा है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत के बाद जो नया उत्साह दिख रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो नया उत्साह है वो तो है ही। कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि उसके रिवाइवल के चांसेस बढ़ गए हैं, उम्मीद बढ़ गई है। क्या होगा, रिवाइवल होगा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी 2019 की तुलना में लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसमें बेहतर करेगी, खराब करेगी, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्साह में है, ये तो बात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिसकी खबरें बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत छन छन कर आ रही हैं। देखिए, सत्ता के शिखर पर संघर्ष तो होता ही है, और जब सत्ता दरबारी हो और परिवार की हो तो संघर्ष और बड़ा होता है। उसके घात प्रतिघात का अंदाजा जो है वो लगाना बाहर से बड़ा मुश्किल होता है। अंदर क्या चल रहा होता है। कांग्रेस पार्टी में 3 गुट हैं, बल्कि कहें 4 गुट हो गए हैं अब, इसमें तो कोई शक नहीं है। सोनिया गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का और प्रियंका वाड्रा का। तो सोनिया गांधी अब धीरे धीरे जो है रिट्रीट के मोड में है, अपने कदम पीछे खींच रही हैं। लेकिन अब भी वो, उनका समर्थन राहुल गांधी के साथ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा मामला आया मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो निर्वाचित अध्यक्ष भले हैं, लेकिन उनको भी मालूम है कि वो रबर स्टैंप से ज़्यादा कुछ नहीं है। डे टू डे एक्टिविटी में ये बैठक बुलाना है, उनको संदेश भेजना है, उनका अपॉइंटमेंट होना है, फैसला हो जाएगा, उसकी सूचना देना है। ये सब काम मल्लिकार्जुन खड़गे के जिम्मे हैं, जो है रोजमर्रा के काम होते हैं, जिनमें फैसला नहीं लेना है। फैसला लेने का काम गांधी परिवार के पास अब भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास नहीं है। उनको मालूम है और वो अपनी स्थिति को समझते हैं, उसी के अनुसार वो अपना आचरण उन्होंने बनाकर रखा हुआ है। अभी तक उन्होंने शिकायत का कोई मौका गांधी परिवार को नहीं दिया है। जो विश्वास उनमें जताया गया है उस पर वो खरे उतरते हुए नजर आते हैं। लेकिन झगड़ा कहाँ है, संघर्ष कहाँ है, युद्ध कहाँ चल रहा है, घात प्रतिघात कहाँ चल रहा है, वो है भाई बहन के बीच में, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच में। ऐसी कोई खुली लड़ाई नहीं हो रही, तलवारें नहीं निकली हुई हैं, लेकिन जो चाइनीज पॉलिसी है उसका इस्तेमाल कर रही हैं प्रियंका वाड्रा। वो सलामी स्लाइसिंग कर रही है, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। उन्होंने देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, गुजरात नहीं गए, हिमाचल नहीं गए। उन्होंने अंदाजा लगाया, पता लगाया, पार्टी का जो सर्वे था, पार्टी का जो आकलन था, उसके हिसाब से कि हिमाचल में जीतने की संभावना है, तो उन्होंने हिमाचल में रैली की। लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि बहुत ज्यादा रैलियां न करें, ऐसा ना हो कि हार जाए तो उसका जिम्मा उनके ऊपर आ जाए। तो बड़ी मुश्किल से 4 या 5 रैलियां की कि अगर जीत गए तो श्रेय मिलेगा, हार गए तो कहेंगे कि हम तो जो है कुछ ही समय के लिए गए थे, ज़्यादा समय तो लगाया नहीं, ज़्यादा समय लगाया होता तो नतीजा बदल सकता था। तो इसकी गुंजाइश रखी कि हम हार जाएं तो क्या स्टैंड लेना होगा। इस तरह की सब सोच जो है राहुल गांधी में नहीं है, न उनके सलाहकारों में है। तो कांग्रेस पार्टी में जो लोग व्यवहारिक दृष्टि से राजनीति करते हैं, या राजनीति में जो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के समर्थक हैं, वो धीरे धीरे प्रियंका वाड्रा के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। वो एक ध्रुवीकरण वो चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी में जितने एनजीओ छाप, झोला छाप जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। उनको जो ज्ञान देते हैं यही लोग देते हैं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उसी के अनुसार बोलते हैं। उससे आपको पता चलता है, साफ छाप दिखाई देती है। एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो एनजीओ का होता है, उसकी स्पष्ट छाप राहुल गांधी की बातों में दिखाई देती है, उनके व्यवहार में दिखाई देता है। तो राहुल गांधी भले ही लेफ्ट लिबरल सिस्टम के ब्लू आइड बॉय बन गए हों, लेकिन भारतीय जनमानस में उनकी बैठ, उनकी पहचान, उनकी पहुंच, उनकी पकड़ अभी तक नहीं बन पाई है, 19 साल बाद भी। 2004 में वो राजनीति में आए थे, पहली बार लोकसभा के सदस्य चुने गए थे अमेठी से। तब से लेकर अब तक राहुल गांधी का
जो जनाधार है उसमें कहीं कोई विस्तार नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा ने समझ लिया राहुल गांधी के फेल्योर से, राहुल गांधी की असफलता से सबक लिया। राहुल गांधी जब महामंत्री बने थे पार्टी के, तब उनके जिम्मे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस था कि उसको सुधारेंगे, वहां से सुधार का सिलसिला शुरू करेंगे और ऊपर तक आएगा। वो उसमें पूरी तरह से असफल रहे। प्रियंका वाड्रा को भी पहले महामंत्री बनाया गया जब 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले, तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से का प्रभार दिया गया, वो फेल हो गई। फिर उन्होंने जिम्मा लिया या दिया गया, जो भी आप कह लें, उत्तर प्रदेश का पूरा विधानसभा चुनाव में 2022 में, और बुरी तरह से फेल हो गई। उनको समझ में आ गया कि इस तरह से जिम्मा लेने से फेल्योर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जाएगी और एक दिन उनको ये सब उनको लेकर जो है डूब जाएगा, बिठा देगा, उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तय किया और उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ दिया है। इसकी हालांकि औपचारिक घोषणा कोई नहीं हुई है। वैसे भी अभी तक मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टीम नहीं बना पाए हैं, न तो कार्य समिति की घोषणा कर पाए हैं, न ही नए पदाधिकारियों का जो बदलाव होना था, नए पदाधिकारी नियुक्त होने थे वो हो पाए हैं, न ही एआईसीसी का पुनर्गठन हुआ है। तो सब कुछ अभी स्थगित है और लगता नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, उसके बाद फिर लोकसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो छुटपुट बदलाव तो होते रहेंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस बदलाव की उम्मीद की जा रही थी वो तो उसी दिन खत्म हो गया जब रायपुर में एआईसीसी में तय हुआ कि कार्य समिति के चुनाव नहीं होंगे। तो मालूम हो गया कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। यथास्थिति को इस तरह से बनाकर रखना है जिससे परिवर्तन का एक मुलम्मा चढ़ा रहे, परिवर्तन का एक संकेत दिखाई दे कि हमने परिवर्तन किया है, जो चला आ रहा था उसको बदल दिया, हालांकि बदला कुछ भी नहीं। तब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो आप देखिए 2 खेमे बड़े स्पष्ट बन गए। राहुल गांधी सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा डीके शिव कुमार का, और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों से मेरा मतलब सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों चाहते थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। फिर सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया, भाई बहन ने इंटरवीन किया, तय क्या हुआ, एक समझौता हुआ कि लोकसभा चुनाव तक इस यथास्थिति को बनाए रखा जाए, यानी सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन जाए, डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बन जाए। ये समझौता लोकसभा चुनाव तक के लिए है, ये बात समझ लीजिए। उसके बाद से कर्नाटक की फाइल फिर से खुलेगी, फिर से मुख्यमंत्री का फैसला होगा, फिर से मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू होगी, और ये निर्भर करेगा कि लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या आता है, कौन मजबूत होकर उभरता है। अगर कांग्रेस की सीटें अपेक्षा से ज्यादा बढ़ जाती हैं, अगर राहुल गांधी के समर्थकों की जीत ज्यादा होती है, तो आप समझिए सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर प्रियंका वाड्रा की ताकत बढ़ती है तो डीके शिव कुमार लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक के बन सकते हैं। अब आप देखिए प्रियंका कैसे धीरे धीरे जो है पार्टी पर अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि 35 नेता जो है बीआरएस के, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला किया। पिछले दिनों वो दिल्ली आए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले, लेकिन उनको औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल कौन कराएगा? प्रियंका वाड्रा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में होने वाली है तेलंगाना के खम्मम में एक रैली होने वाली है, बड़ी रैली होने वाली है, उसमें मुख्य वक्ता होंगी प्रियंका वाड्रा। वहीं पर इन 35 लोगों को औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया जाएगा। तो प्रियंका वाड्रा का प्रभाव जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, आप मानकर चलिए कि ये जो स्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है सामान्य, ये सामान्य स्थिति 2024 लोकसभा चुनाव तक बनी रहेगी। हालांकि इस बीच में कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ होंगी, लेकिन जो युद्ध होगा वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। पार्टी पर कब्जा किसका होगा, राहुल गांधी का या प्रियंका वाड्रा का? ये जो ड्यूअल लीडरशिप है या फैमिली लीडरशिप है, वो 2024 के बाद नहीं चलने वाली है। प्रियंका वाड्रा के लोग अपने को धीरे धीरे पोजीशन कर रहे हैं इसके लिए कि 2024 के बाद जो परिस्थिति बनेगी उसमें हमारा वर्चस्व कैसे स्थापित हो।
और प्रियंका वाड्रा इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग समर्थक हैं। जैसे अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनमें भूपेश बघेल प्रियंका वाड्रा के साथ है, उनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रियंका वाड्रा के साथ है। अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ तो उस तरह से नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ है, इसलिए राहुल गांधी के साथ है, मतलब प्रॉक्सी के रूप में। तो राहुल गांधी की स्थिति धीरे धीरे पार्टी में कमजोर होती जाएगी अगर लोकसभा चुनाव में वो कोई चमत्कार नहीं कर पाते, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं होता राजनीति में। क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें कांग्रेस के बहुत ज़्यादा बेहतर करने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है। देखिए, जो गठबंधन की बातें चल रही हैं, ये बातें चलना, ये चर्चा चलना, तो ये अलग बात है। ये सब हो रहा है सिर्फ एक मैसेज देने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि हम मोदी से और बीजेपी से लड़ सकते हैं, सिर्फ इतना। उसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। आप याद कीजिए, 2 सफल गठबंधन हुए हैं देश की राजनीति में पिछले 75 साल में। राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ। पहला 77 में जनता पार्टी का, दूसरा 88-89 में जनता दल का। दोनों गठबंधनों को आप अगर याद कीजिए तो वो बने थे और वो सफल हुए सिर्फ इसलिए नहीं, 2 फैक्टर थे। एक, उस समय की कई पार्टियों ने सेक्रीफाइस किया, अपना अस्तित्व खत्म करके एक नया दल बनाया, जनता पार्टी और जनता दल। दूसरा, मुद्दा सबसे बड़ी चीज होती है। मुद्दा जब तक नहीं होगा, ऐसा एक केंद्रीय मुद्दा जो उस समय की सरकार, तत्कालीन जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके खिलाफ लोगों में अविश्वास पैदा कर दे, लोगों को उसके खिलाफ खड़ा कर दे। 1977 में इमरजेंसी की ज्यादतियां थी, जनतंत्र का गला घोटना, संविधान को बदलना, उसके अलावा प्रेस फ्रीडम को ख़त्म करना, नेताओं को जबरन जेल में भेजना बिना किसी मुकदमे के, तमाम इस तरह के जो है की समस्याएं थी। इस तरह का कांग्रेस पार्टी जो उस समय सत्ता में थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल था। नतीजा था, प्रधानमंत्री खुद अपना चुनाव रायबरेली से हार गई थी। दूसरा सफल गठबंधन हुआ 89 में, जब जनता दल बना। जनता दल के समय भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था, हालांकि 77 में भी था। 74 का जो आंदोलन हुआ वो भ्रष्टाचार के मुद्दे से ही शुरू हुआ। उसी पर हार हो सकती थी कांग्रेस पार्टी की, इमरजेंसी न लगती तो भी। लेकिन 88-89 में जो जीत मिली जनता दल को, उसका सबसे बड़ा उसमें मुद्दा जो था बोफोर्स था। अगर राजीव गांधी की सरकार ने बोफोर्स के मुद्दे पर समझदारी से काम किया होता, उसमें घोटाला न हुआ होता, तो राजीव गांधी को हराना मुश्किल था। जैसी छवि थी और जैसी उस समय कांग्रेस की ताकत थी, उसका संगठन जैसा था। तो मुद्दा सबसे बड़ा इशू होता है, सबसे केंद्रीय जो है वो बिंदु होता है, जो अभी नदारत है। इस सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके कारण सरकार से लोगों का विश्वास उठ जाए, जिसके कारण लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर आने को तैयार हो जाए। आप 77 और उससे पहले की परिस्थितियां, 89 और उससे पहले की राजनीतिक परिस्थितियां, अगर आप इन पर गौर करें, 74 से 77 और 86 से 89, 3 साल तक मुद्दा ये गरमाया रहा। इमरजेंसी से पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। इसी तरह से राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मुद्दा 86 में ही उठ गया था। तब से लेकर लगातार सरकार कटघरे में खड़ी थी और लगातार उसको जवाब देना पड़ रहा था। विपक्ष सवाल पूछ रहा था। वो असल में परिपाटी ही 86 में बोफोर्स के बाद शुरू हुई। आपको याद होगा, राम जेठमलानी रोज 10 सवाल पूछते थे राजीव गांधी से, और वो ऐसा चला, लोगों की जबान पर चढ़ गया, लोगों के दिलो दिमाग में उतर गया कि उस कैंपेन का बड़ा असर हुआ राजीव गांधी की और कांग्रेस पार्टी की हार में। तो जब तक ऐसा कोई केंद्रीय मुद्दा नहीं होता, तब तक ये सब बातें कि इतनी पार्टियां मिलें, इतने लोग मिले और वहाँ पर लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी की शादी की बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, उन सब का कोई असर पब्लिक पर नहीं पड़ता। ये पानी के बुलबुले की तरह है, उठा और
कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पल में खत्म हो गया। उस तरह की कोशिश है। लेकिन असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी की दृष्टि से देखें तो शुरू होगी 2024 के बाद। या तो राहुल गांधी का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा या फिर प्रियंका वाड्रा कब्जा कर लेंगी। राहुल गांधी में वो इनिशिएटिव नहीं दिखता जो प्रियंका वाड्रा में दिखता है, कब्जा कर लेने का, आक्रामक रूप से आगे बढ़ने का, अपने लोगों को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करने का और उनका साथ देने का। भ्रष्टाचार का आरोप तो जो है पूरे विपक्ष पर है, तो इसलिए जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा ऐसा है जिसका कोई जवाब विपक्षी दलों के पास है नहीं। तो सवाल इस बार विपक्षी दल नहीं, सरकार पूछ रही है और विपक्ष जवाब देने में नाकाम है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।